नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन एक के बाद 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त को लोग स्वतंत्रता मनाते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि वर्ष 1947 में विभाजन हुआ था भारत का। भारत की अखंडता जो है वो खंड खंड हो गई, ये कहा जाता है। लेकिन इस विभाजन मतलब जिस वक्त आजादी मिल रही थी, लकीर के इस तरफ लोग ध्वज फहरा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और एक लाइन के उस तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ हमारे भारत में भारतीय जो कभी भारतीय हुआ करते थे, उन्हें कष्ट झेलना पड़ रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थी, उनको छुप छुपा कर भारत आना पड़ रहा था। आज ऐसे ही एक व्यक्ति से हम आपको मिलाने वाले हैं। उनका नाम है परमहंस लाल मेहता जी। ये भी बहुत ही मुश्किलों के बाद पाकिस्तान से भारत आए और यहाँ पर आकर इन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। और शुरू से शुरू किया, वो कैसे भारत आए, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, पाकिस्तान में उन्हें क्या क्या देखना पड़ा, कौन कौन सा दिन उनको किस तरीके से अपने आप को फिर यहाँ पर भारत में सरवाइव किया उन्होंने, हम उनसे बातें। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं पीएल मेहता जी का। नमस्कार जी, राष्ट्र जी। समर्पण में आपका स्वागत है। और हम आपसे बात करने के लिए ललायित हैं कि आखिर उस विभाजन के दर्द को आप अधिक समझते होंगे और किस तरह से उस पूरे जीवन को आपने जिया होगा और कौन कौन सी यातनाएं आपने देखी होंगी, झेली होंगी, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेहता सर, हम आपसे ये पूछेंगे कि जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और आप पाकिस्तान के किस स्थान में रहते थे और वहां से फिर भारत कैसे आए? जी मेहता जी। पार्टीशन के समय मेरी उम्र 10.5 साल थी और मैं एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट झेलम के सौवाल में रहता था, जिसकी आबादी मुश्किल से 3-3.5 हजार के करीब थी। उसमें हिंदुओं की आबादी सिर्फ 5 या 6 फैमिलीज थी, बाकी सब मुसलमान थे। हम लोग कई पीढ़ियों से उसी गांव में रहते चले आ रहे थे। हमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। हमारे पिताजी जो हैं वो महंत थे। लोगों के जो हिंदुओं के गुरु होते हैं वो महंत थे। उनकी लगभग 15,000 के करीब 15,000 फैमिलीज के करीब पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान में शिष्य थे। वो हमेशा हमारे घर आया करते थे। खास तौर पर साल में 2 बार हमारे घर पर दुर्गा अष्टमी के टाइम पर हवन हुआ करता था, तो 150-200 फैमिलीज हमारे घर पर आ जाती थी। हमारा घर इतना बड़ा था कि 200 फैमिलीज के लिए हमें बाहर बिस्तर या चारपाई लेने के लिए नहीं जाना पड़ता था। हमारा घर लगभग 1 एकड़ के एरिया में था। हमारे कुछ थोड़ी हमारी जमीन भी थी। हमारे पुरखे जो है तब से कई 5-6 पीढ़ियों से हम उसी गांव में रहते चले आ रहे थे। पार्टीशन जब हुआ उस समय 10.5 साल का था। मुझे ये नहीं पता था कि पार्टीशन होता क्या है। वहां पर मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, 4th क्लास में। जब पार्टीशन हुआ तो 2-3 दिन बाद जुलूस निकला। 15 अगस्त के बाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो मैं भी साथ में चल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए। लेकिन बाद में जब पता चला कि पार्टीशन जो है हिंदू मुसलमानों को अलग अलग जगह रहना पड़ेगा, हिंदू लोगों को यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, मुसलमान जो है वो आपको बहुत परेशान करेंगे। हमारे गांव वाले कुछ आए, उन्होंने ये कहा कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारा बहुत संपन्न परिवार था। उस समय हमारे पास लगभग 50,000 कैश और 5 किलो सोना था। तो आसपास के गांव वाले आपके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, गांव वाले कहने लगे, हम आपके ऊपर अटैक नहीं होने देंगे। अच्छा, उस गांव में भी उस वक्त मुसलमान लोग रहते थे या हिंदू मुसलमान दोनों लोग रहते थे? उसमें गांव में 3,000 के लगभग आबादी थी, जिसमें 5-6 फैमिली सिर्फ हिंदूज की थी। अच्छा, बाकी सब मुस्लिम थे?
सबसे संपन्न परिवार हमारा था। अच्छा अच्छा। इसलिए अड़ोस पड़ोस के गांव वाले जो है लूटने के लिए वो कोशिश ये करने लगे कि इनसे पैसा भी छीन लिया जाए और जेवर भी छीन लिया जाए और मार भी दिया जाए। लेकिन हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, मुसलमानों के जो गुरु होते हैं उनको सैयद बोलते हैं। अच्छा उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप हमारे घर में आके रहो जब तक आप यहाँ से कैंप में शिफ्ट नहीं होते। तो हम लोग उनके घर चले गए, एक हफ्ता वहां रहे। एक हफ्ते के बाद में हमें पाकिस्तान मिलिट्री जो है कैंप में ले जाने के लिए आई। पिताजी को किसी ने कहा कि ये जो मिलिट्री साथ में कैंप में ले जाने के लिए आई है, सब ये बलोच मिलिट्री है, ये आपसे पैसा और जेवर छीन लेगी। तो हमारे पिताजी अच्छा ने अपने दोस्त के पास पूरा पैसा उसके पास छोड़ दिया कि आप अगले दिन हमें कैंप में दे जाना। वहां से कैंप करीब 15-20 किलोमीटर था, जो डिस्ट्रिक्ट जेलम का तहसील हेडक्वार्टर था। उसका नाम था पिंड दादन खान। अच्छा हम लोग कैंप में चले गए। पिताजी ने अपने रिश्तेदारों से बात करी कि हम पैसा वहां छोड़ आए हैं, अपना जेवर भी छोड़ आए हैं। तो रिश्तेदारों ने कहा वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि अगले दिन सुबह हमारे सो के उठने से पहले ही वो मुसलमान दोस्त उनके आए और वो सारा पैसा और 1 महीने का राशन अपने पास से हमें कैंप में दे के गए। अच्छा कैंप में हम लोग 15-20 दिन रहे। वहां से 3 गाड़ियां चली भारत आने के लिए। पहली गाड़ी सरदारों की थी जिसमें जगह थी, लेकिन हमें ये डर था कि सरदारों की गाड़ी के ऊपर सबसे पहले अटैक होगा। उसमें हमने नहीं आए। दूसरी गाड़ी में हमें जगह नहीं मिली। दूसरी गाड़ी में भी थोड़ा बहुत रास्ते में अटैक हुआ, लेकिन तीसरी गाड़ी जिसमें हम लोग चले थे, लगभग ओपन वैगन थी जिसमें गन्ना लोड करते हैं, उस तरह की वैगन में एक एक 150-150 आदमियों को बिठा दिया गया भारत लाने के लिए। लगभग 3,500 आदमी उस ट्रेन में चले थे। रास्ते में जब हम लोग पहुंचे तो एक रेलवे का ओवरब्रिज होता है, उस पर लोगों ने कहा कि आप आगे बच के नहीं जाओगे। हमें शक हुआ कि हो सकता है हमारे ऊपर अटैक हो जाए। हमारी ट्रेन शाम को एक छोटे से स्टेशन कामों की स्टेशन पर रुकी, जो गुजरांवाला और लाहौर के बीच में है। सारी रात ट्रेन वहीं रुकी रही। सारी रात हम देखते रहे कि कुछ हमलावर हमें दोनों तरफ से, हम ट्रेन को झांकते हुए आगे निकल गए सिग्नल की तरफ। सुबह पुलिस आई। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान अपना हथियार नहीं ले जा सकते, आप सारे सरेंडर करो तब आप हिंदुस्तान जा सकते हो। तो हमने सारे हथियार सरेंडर कर दिए। फिर उन्होंने ये कहा कि आगे हमें डर है कि कुछ मॉब बैठा हुआ है, उनको हम दूर हटा के आए। वो हटाना क्या अच्छा, था? आप लोग अपने साथ हथियार भी लेकर चल रहे थे कि कोई हमला करेगा तो हम अटैक बचाव में रखेंगे? थोड़े बहुत हथियार थे, किस तलवारें थी, लाठियां थी, या किस 2-4 के पास गन्स भी थी। तो जी वो सारे उन्होंने ले लिए। पुलिस वाले आगे गए, उन्होंने कहा कि हम उनको हटाने जा रहे हैं। उनको हटाना क्या था? उनको बुला के साथ ले आए कि अब आप अटैक कर सकते हो। सुबह अच्छा, 9-10 मतलब बजे के ये ऐसा जो लेने वाले जो थे ये लोग पाकिस्तानी सैनिक थे? पाकिस्तानी सैनिक थे। पाकिस्तान की पुलिस आई थी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से। गुजरांवाला वो लोगों डिस्ट्रिक्ट ने से पुलिस आपके आई। हथियार ले लिए, और उसके बाद फिर आपके उप लोगों के ऊपर अटैक भी होने की संभावना बढ़ गई। आप इंडिया नहीं ले जा सकते। अच्छा तो हमने सब सारे हथियार सरेंडर कर दिए। तो सुबह अच्छा जब हथियार सरेंडर करने के बाद मॉब आया, सबसे पहले तो उन्होंने पैसे छीनने शुरू किए ट्रेन में चढ़ के। अच्छा फिर उसके बाद जवान लड़कियां निकाली उन्होंने 200-300। अच्छा जब वो लड़कियां निकाल चुके थे, अगर जवान लड़का कोई निकल के भागता था तो हमारे साथ बलोच मिलिट्री जो थी उसको, वो पुलिस मिलिट्री वाला उसको जवान लड़के को गोली मार देता था।
अच्छा, ये हमारी सेफ्टी थी। मतलब मिलिट्री इस के तरह की सामने में मिलिट्री वाले गोली मार दे रहे हैं, पुलिस वाले आपके मिलिट्री वाले हथियार भी रखवा दे रहे हैं। मिलिट्री वाले भी गोली मारते रहे जवान लड़कों को, अगर कोई निकल के ट्रेन में से भागता है तो। अच्छा, फिर उन्होंने मार काट शुरू करी, ऐसी मार काट शुरू करी कि उनके पास तलवारें थी, बर्छे थे, लाठियां थी। मेरे 14 फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें से अच्छा, 11 फैमिली मेंबर्स को मेरे सामने मारा। मैंने उनकी मे, हत्या कर दी है। मेरे सामने उनको कत्ल किया गया। मुझे अभी अच्छा, तक याद है, आंखों के सामने पूरी स्टोरी मुझे मालूम है। बाई तो चांस आप लोगों के एक परिवार दो में कौन-कौन लोग बचे? हमारे चाचा थे, ताया थे, उनकी सारी पूरी फैमिली थी, बच्चे थे, उनके लड़के लड़कियां सब थे। उन सबको मार और दिया? मेरे पिताजी भी थे साथ में। तो अच्छा, ये लोग बचे थे कि मतलब इनकी हत्या कर दी गई? बर्छों से, तलवारों से, ऐसा है ना, मैं अभी आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि दो अच्छा, मुसलमान आपस में बात करने लगे कि आप, तुम्हारा बेटा कोई नहीं है। जब मुझे उन्होंने देखा कि एक यंग लड़का है, इसको, दूसरे ने कहा इसको साथ ले चल, इसका अपना बेटा बना लेना। मैंने बाई चांस घर में जब सामान पैक हो रहा था तो मुझे एक रिस्ट वॉच मिली, जो मैंने हुँ, अपनी जेब में रख ली थी। मैंने उससे कहा मेरे से घड़ी ले लो, मुझे छोड़ दो। वो हुँ, घड़ी लेके एक औरत के जेवर उतारने में लग गया। तो मुझे मेरे छोटे चाचा जी ने अपने इशारा करके बुला के अपनी छाती के नीचे छुपा के अपनी पगड़ी खोल के अब ऐसे ऊपर डाल ली। मैं नीचे छुप गया उसमें। तो चाचा जी को तलवार से मारा, उनको हुँ, काफी कट लगे। तलवार का अगला पोर्शन भी मेरे भी गर्दन के ऊपर लगा हुआ है और हाथ के ऊपर भी लगा हुआ है, अच्छा, लेकिन इतना गहरा कट नहीं था कि मैं ज्यादा जख्मी हो गया हूँ। उनका सारा अच्छा, खून मेरे कमीज के ऊपर गिरता रहा। हुँ, जब मार मार के वो लोग थक गए, लगभग 3,000 आदमियों को उन्होंने मार दिया। जो वही लोग बचे थे जो मुर्दों के नीचे छुपे हुए थे या ज्यादा जख्मी थे और बेहोश थे। जब वो लोग थक गए, शाम को 4 बजे के लगभग मिल बलोच मिलिट्री को उन्होंने कहा कि इनको सबको स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाओ, इनको हम वहां मार देंगे। हम सब लोग प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचे, मैं बच गया था, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी की एक छोटी बेटी थी 3 साल की। चाचा जी भी बहुत जख्मी हो गए थे, उनको भी लेके हमने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। बाई चांस उधर से हिंदू मिलिट्री पास हो रही थी, तो वो स्टेशन पर आ गई, पूरी पूरी आर्मी, हिंदू आर्मी, पूरी गार्ड। उन्होंने, जो सूबेदार था हमारी ट्रेन के साथ, बलोच हेड हेड था जो आर्मी का, उसी की पिस्टल निकाल के हमारे एक मेजर ने उसकी छाती के ऊपर लगा दी। तुमने ये क्या कराया? कहता जी मैंने कोशिश तो बहुत करी थी लेकिन मैं बचा नहीं सका। अच्छा, उसने कहा अब जो कुछ हो गया, इनको सबको, जो नीचे उतरे हुए हैं, इनको दूसरी ट्रेन बुलाओ और इनको हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम लोगों को गुजरांवाले हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया। हमारी जो डेड बॉडीज वाली ट्रेन थी, उसके ऊपर लिखा गया तोहफा हिंदुस्तान टू पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। वो सारी पूरी डेड बॉडीज की 3,000 की ट्रेन जो है ना, दिल्ली लाई गई। अच्छा, दिल्ली में नेहरू को भी दिखाया गया, गांधी को भी दिखाया गया। वो कहने लगे ये नहीं होना चाहिए। पटेल जी को बहुत गुस्सा आया। वो हुँ, वो तो आपको मालूम है कैसा एक्शन लेते हैं, वो लेते थे हुँ, वो। हुँ, फिर हॉस्पिटल में जाके मुसलमान डॉक्टरों ने, जो ज्यादा जख्मी थे, उनको इंजेक्शन दे के मारना शुरू कर दिया। बाई चांस वहां पर जूनियर स्टाफ 5-6 आदमियों का था जो हिंदू थे। वो, उन्होंने सब पेशेंट्स, जो जो जख्मी लोग थे, सबसे कहा कि आप इनसे किसी से दवाई मत लो, कि कोई इंजेक्शन मत लगवाओ, ये अभी चले जाएंगे। डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर जो है सारे चले जाएंगे, हम आपका पूरी रात इलाज करेंगे। सारी रात वो, उन बेचारों ने हमारा पूरा ट्रीटमेंट किया, पूरी रात। अब सुबह, अच्छा, अगले दिन सुबह खाने के लिए परेशानी हो गई। 500 आदमियों का खाना कहाँ से आए?
फिर हॉस्पिटल वालों ने एक रोटी सुबह और एक शाम को ऊपर थोड़ी सी दाल डाल के हम लोगों को देनी शुरू करी। 4-5 दिन के बाद में आरएसएस वालों को पता चला गुजरांवाला में, तो वो वहां गुजरांवाला में भी झगड़े चल रहे थे, गोलियां चल रही थी। उनमें से बचते बचाते बेचारे आए, हम लोगों के लिए खाना लेके आए, कपड़े लेके आए। मेरी जो कमीज थी, मेरे चाचा जी को जब मारा था वो सारी खून से भर गई थी, तो मैंने वो कमीज उतार के फेंक दी। 24 घंटे में मैं एक सिर्फ पजामे में रहा। फिर वहां पर जो जूनियर स्टाफ हिंदू था उन्होंने मुझे एक शर्ट दी, जो मैंने, ना वो कमीज थी ना बनियान थी, इतनी छोटी थी। वो पहन के मैं 15 दिन तक वहीं हॉस्पिटल में हम लोग रहे। इन द मीन टाइम फ्लड आ गए। फ्लड की वजह से इंडिया और पाकिस्तान की रोड कट गई। फिर जब सड़क ठीक हुई तो अमृतसर से ट्रक गए, ट्रकों में हमको बिठाकर अमृतसर लाया गया। पिताजी की जेब में सिर्फ 234 रुपए रह गए थे, बाकी सारा मुसलमानों ने जितना पैसा और सोना सब लूट लिया था। अमृतसर आने के बाद में मतलब जितना भी पैसा आप लोग वहां से लेकर चले, सोना लेकर चले, वो सब यहाँ आते आते सब लूट गए। सारा मुसलमानों ने छीन लिया ट्रेन में ही। अच्छा। वो पिताजी के पास 234 रुपए रह गए थे सिर्फ। वो पता नहीं किस ऐसे छोटी सी थोड़े से लूज पैसे रखते हैं, तो वो पैसे रखे हुए थे, बाकी सब उन्होंने लूट लिया। अच्छा अच्छा। अमृतसर आने के बाद में हमें मालूम हुआ कि हमारे मौसा जी थे, वो पाकिस्तान में एसपी पुलिस थे रावलपिंडी के। उनकी अच्छा। पोस्टिंग यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने अंबाला में कर दी थी, तो हम लोग फिर अंबाला आ गए। अच्छा। इन द मीन टाइम मैं आपको ये नहीं बताना भूल गया कि मेरी फैमिली में मेरे फादर, हम लोग 2 भाई थे। दूसरा भाई मेरा रावलपिंडी में आर्मी में सर्विस करते थे, जो रावलपिंडी में थे। मेरी मदर मेरे भाई साहब के पास गई थी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा भतीजा पैदा हुआ था, वो उसको लुक आफ्टर करने के लिए वो अमृतसर वहां पर रावलपिंडी में फंस गए थे। तो रावलपिंडी से मेरा ब्रदर, भाभी, मेरी माताजी और छोटा बच्चा, वो वहां से बाय एयर दिल्ली आ गए थे। तो वो उन लोगों की पोस्टिंग बड़े भाई साहब की मथुरा में हो गई। फिर अंबाला से भाई साहब हमारे ढूंढते हुए हमें वहां से मथुरा ले गए। मथुरा में हम लोग कुछ दिन रहे, लेकिन 1.5 साल। फिर उसके बाद में 1.5 साल के बाद में हम लोग रुड़की में जाके सेटल हो गए। रुड़की में मेरी स्कूलिंग हुई। कॉलेज जो ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 15-16 साल मैंने डीसीएम की जॉब करी। फिर मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने अपनी उम्र में 15 साल की उम्र से, जब मैं 8वीं पढ़ता था, तब से मैंने अपना कमाना शुरू कर दिया था। आज 71 साल हो गए तब से मैं कमा रहा हूँ। अपना बिजनेस लुक आफ्टर करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली बेटा ही देखता है। ये मेरी व्यथा है। इस पार्टीशन का मैं पूरा जो क्रेडिट, जो कल्प्रिट्स जो होते हैं ना, उनको मैं समझता हूँ 3 आदमी थे, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना। अगर ये आपस में समझौता कर लेते तो पार्टीशन होता ही नहीं जी। और हम लोग, हो सकता है परिवार सारा हमारा बच जाता है। बिल्कुल, आपके साथ जो घटना घटी वो बहुत ही दर्दनाक है। सुन करके तो किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको एक और छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से मेरा बेटा इंटरनेट से एक इंजीनियर से चैट करता था काफी पहले। तो बाई चांस वहां के जेलम के एक एमपी ने किडनी चेंज करानी थी, वो इंडिया आ रहा था, तो उससे थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। तो हमारे घर में, जो बहुत बड़ा घर था, जिसमें आधे में अब स्कूल बना हुआ है, आधा एक रिफ्यूजी को दिया हुआ है, और बाकी खुला एरिया वहां पर काफी है। प्राइमरी स्कूल लड़कियों का वहां पर बना हुआ है। आपके घर में अब स्कूल बना हुआ है, जो पाकिस्तान में हुआ घर हुआ करता था?
पाकिस्तान में उसकी फोटोज मेरे पास पाकिस्तान से किसी ने भेजी थी। मैं जो जहाँ स्कूल बना हुआ है, जो एक आधा पोर्शन, एक यहाँ से जो मुहाजिर गए थे इंडिया से जो रिफ्यूजी गए थे, उनको मुहाजिर कहते हैं, वो उसको एक आधा पोर्शन उसको अलाट हुआ। अच्छा, जो और हमारे हमारे घर के अंदर एक समाधि थी। समाधि जो है ना, बाकी सारे उन्होंने कमरे खोल के स्कूल बना लिया, लेकिन वो समाधि अभी भी बंद है। तो हमारे बेटे ने रिक्वेस्ट करी एमपी से कि समाधि से हमको एक ईंट और मिट्टी ला के दो, ताकि हम अपने मंदिर में रखें यहाँ पर। वो वहां से लेके आए, वाघा बॉर्डर पर उसको रोक लिया गया, ईंट कैसे ले जा रहे हो पाकिस्तान की इंडिया। तो उसने सारा डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे समाधि की ईंट है, किसी ने रिक्वेस्ट करी थी और ये मिट्टी उन्हीं के लिए। वो लाया, हमने अपने घर में अपने मंदिर में रखी। अच्छा, वो एमपी साहब ने लाकर आपको दिया। अब मेरे परिवार में मेरा एक बेटा है, मेरे एक ग्रैंड सन है जो एडवोकेट है, ग्रैंड डॉटर है, वो फिल्म लाइन में डायरेक्शन में है, काफी अच्छी पिक्चर बनाती है। अच्छा। अमिताभ बच्चन के साथ में उसने 2 पिक्चरें बनाई हैं, काफी। अच्छा। अक्षय कुमार के साथ में बनाई है, डायरेक्शन लाइन में है। यह पूरा जो पूरे घटनाक्रम जी। में जो मेरा वो सवाल था कि हिंदू जो लोग थे जो वहां की आर्मी में थे, वो भी यहाँ पर आ गए या वहां पर की ही आर्मी में रहे? जो हिंदू आर्मी में थे वो हिंदू यहाँ आ गए या फिर वहीं पर रह गए? जो पाकिस्तान की आर्मी में कोई हिंदू सारे नहीं हुआ? हमारे एरिया के सिर्फ एक फैमिली जो है ना, सरदार फैमिली वहां रह गई थी, बाकी सारे हिंदू वहां से प्लान कर गए थे। अच्छा। बाकी सब भारत आ गए। अच्छा, इसमें बाकी सब पूरे इस विभाजन के दौर में आरएसएस की भूमिका क्या रही आपकी नजरों से? जी, आरएसएस की क्या भूमिका थी? आरएसएस को मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन के समय हॉस्पिटल में, गुजरांवाला हॉस्पिटल में, जब हम लोग जख्मी थे, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ आके हमारी उन्होंने बहुत मदद करी और हर तरह से मदद करी। कपड़े भी लाए, खाना भी बना के लाए, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में खाना तो मिलता नहीं था, सिर्फ एक रोटी और एक शाम को मिलती थी, दूसरी रोटी के लिए तरसते थे। तो वो लोग लाते थे, तो हम लोगों का कम भरपेट खाना मिल जाता था हम लोगों को जब वो आते थे। अच्छा। तो इसमें आप लोग जब भारत पहुंचे थे, तो उस वक्त राजनीतिक माहौल क्या था? राजनीतिक नेताओं का क्या कहना था? उस वक्त पंडित नेहरू का क्या सोचना था? गांधी जी की क्या कहना था कि मतलब अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं जी, नेहरू गांधी के बारे में उस समय और कोई सरकार थी नहीं, कोई अपोजिशन नहीं थी, तो इसलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था इन लोगों के बारे में। अच्छा, आप लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग आए होंगे, उनमें से किसी से अभी संपर्क में रहे या उनकी क्या स्थिति रही? उनको कहाँ आप लोग, तो चलिए आपके एक चाचा जी एसपी थे, आप अम्बाला चले गए, बाकियों के साथ कुछ क्या हुआ? कुछ आपको जानकारी है? आप ये देखिए कि जब गांधी की हत्या हुई, उस समय मैं, मेरे एल्डर ब्रदर और मामा जी मथुरा में मार्केट में घूम रहे थे, मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हुए थे। अच्छा। तो जब रेडियो में सुना कि महात्मा गांधी को किसी ने गोली मार दी है, तो हमारे मामा जी ने और बड़े भाई साहब ने कहा फटाफट घर चलो, हो सकता है किसी सिर्फ रिफ्यूजी ने उनको गोली मार दी हो, और इसलिए रिफ्यूजियों के ऊपर अटैक होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे अगर किसी रिफ्यूजी ने मारी होगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मराठा थे, आपके नाथूराम गोडसे। हाँ जी, मराठा थे, गॉडसे, नाथूराम। नाथूराम गॉडसे जिस पेपर के एडिटर थे, 35,000 उसकी सर्कुलेशन थी दिल्ली में।
हिंदुस्तान टाइम्स की 25,000 सर्कुलेशन थी। वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो ये कहता था कि अगर मुझे मेरे पास शिकायत आती, मेरे पास लेटर आते थे या मैसेज आते थे कि हिंदू और सरदारों की लेडीज को नंगा करके छातियां काट के जुलूस निकाला गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आता। और एक 65 करोड़ रुपया जो गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान को दिया गया, उस पर भी वो बहुत दुखी थे। हाँ जी, फिल्मों में दिखाया गया, गदर में दिखाया जाता है कि जब वहां पे हिंदू थे, उनको या तो कहा जी, जाता था तुम मुसलमान बन जाओ तो फिर हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा होता था क्या वहां पर? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बात तो बात आप ये है ना, लोगों उनको पर भी तंग। दबाव पड़ा था क्या? है जी, नहीं, हमें तो ये नहीं कहा गया कि आप अपना मजहब चेंज कर लो, लेकिन हम लोगों इसीलिए आ गए कि हम अपना पूरा परिवार इधर भारत आना चाहता था। अच्छा, और वहां पर जो बच गए हिंदू, क्या वो हिंदू रह गए या वो भी मुसलमान बन गए? जो एक फैमिली रह गई थी वो मुसलमान हो गई थी, बाद में पता चला। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में 4,000 3,000 आदमियों को मारा गया पूरे जम्मू कश्मीर में, जब पलायन हुआ था कश्मीरियों का। और जी, हमारी अकेली ट्रेन में 3,000 आदमियों को मार दिया गया। लगभग 10 से 15 लाख आदमी जो है वो हिंदुओं का वहां पर कत्ल हुआ, हिंदुओं का और सरदारों का, ये कुल पाकिस्तान में। मिलाकर आप बट डेटा लगभग बता रहे हैं। ये 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 सिलसिला जो है ना, मार्च 1946 में शुरू हो गया था रावलपिंडी से। अच्छा, मार्च 1946 से शुरू हुआ, और ये कब तक और चलता रहा? 1948 तक चलता रहा ये, जब तक पूरा पलायन नहीं हुआ तब तक ये सारा मार काट चलती रही। मतलब वो आप लोग स्वेच्छा से ही भारत आना चाहते थे? नहीं, हम वहां से जितने लोग निकले हैं अपनी मर्जी से जी, निकले हैं सारे भारत। पाकिस्तान से जितने हिंदू पलायन किए हैं सब अपनी मर्जी से आए हैं, अच्छा, ताकि अपने धर्म को बचाने के लिए। अपने धर्म को बचाने के लिए वहां से यहाँ आए। अगर वहां नहीं अगर आते तो आपका धर्म नहीं बचता, ये आपको लगता है ऐसा? जी जी। जी। तो ये थे पीएल मेहता जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से और अपने दर्द को आपके सामने साझा किया। इन्होंने बताया कि जिस वक्त विभाजन हुआ था, उस वक्त किस तरह से पूरे के पूरे हिंदू समाज को वहां से पलायन करना पड़ा, किस तरह से इनको अपने परिवार को खो देना पड़ा, और यहां आने के बाद, भारत में आने के बाद भी इनको कितना हद तक डर के रहना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस तरह से कि रिफ्यूजी के ऊपर कोई आघात ना हो जाए। संघ की भूमिका के बारे में इन्होंने बताया, महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में इन्होंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने बताया। इनका मानना है कि संघ अगर ना होता तो शायद बहुत सारे हिंदुओं की आज जीवन नहीं बच पाती, उनकी हत्या भी हो जाती। शायद संघ का ये एक बहुत बड़ा रोल है जो पीएल मेहता जी ने आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बताया। और जिस तरीके से ये एक हम लोगों का प्रयास था कि विभाजन के दर्द को समाज के सामने लाने का। हालांकि पीएल मेहता की कई सारी इंटरव्यू और कई सारे बयान सोशल मीडिया पर हैं। मुझे इन्होंने मौका दिया, मैं इनसे बात कर पाया, और मैंने भी इनके पहले इंटरव्यू सुन चुके थे। मैं सोचा कि अपने दर्शकों के साथ ये साझा करूं। तो पीएल मेहता जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हम बहुत आपके जैसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरी व्यथा जो है ना, आप जितना लोगों को पहुंचाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि हम लोगों ने कितने दुख झेले हैं, इस पार्टीशन के कितने दुख झेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल नई बिल्कुल जनरेशन को सबसे पहले ये हमारी व्यथा मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे अभी, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और ऐसे जी धर्म योद्धा की कहानी हमें समाज में जरूर बताने की आवश्यकता है।
मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक ना करें तो ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है और किस तरीके से हमारे भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुआ है। ये कहानी हर एक हिंदू समाज के पास जाने की आवश्यकता है। अभी तक के लिए इतना ही। आपको पीएल मेहता जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए।